वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे हम लोग सीडीपी के 30 सवाल का जो 10 जनवरी 2022 को ऑनलाइन मोड में पूछा गया था। गाइस, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब नेगेटिव ऑप्शन को चुनना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट है, विकास क्रमबद्ध वो व्यवस्थित होता है। तो ये बिल्कुल सही है। विकास क्या होता है? एक क्रमबद्ध होता है, एक सीरेशन में होता है। सही है। विकास देखिए, केवल वर्ड जहाँ भी देखे वो वर्ड नेगेटिव होता है। तो देखिए, एक तो विकास में केवल लगा दिया, नेगेटिव है। और सिर्फ ये आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है, बल्कि इसमें पर्यावरण का, समाज का, सांस्कृतिक का भी योगदान होता है। तो नेगेटिव चुनना था, तो आंसर 2 होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, या बाकी ऑप्शन को अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो हम देखिए कर देते हैं। विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से पर निर्भर करते हैं। सही है। विकास के सभी जो क्षेत्र क्या होते हैं? इंटीग्रेट होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं वो। बाकी इसका चौथा है, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। ये भी सही है। सभी बच्चों में विकास की दर सेम नहीं हो सकता। किसी में विकास की दर तेजी से होती है, किसी की थोड़ी सी धीमी होती है। यही कारण है कि समाज में कुछ बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी एक्यूज कर लेते हैं और कोई बच्चे जल्दी नहीं कर पाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो होता है संवेदनशील या सेंसिटिव होता है? तो जन्म पूर्व अवस्था तो होगा नहीं, जन्म से पहले बच्चा भाषा सीखता नहीं है। अगर बच्चा किशोर अवस्था में भाषा जाके सीखेगा तो क्या उससे पहले भाषा नहीं बोलेगा? तो गलत है। वयस्क अवस्था मतलब ये किशोर अवस्था के बाद वाली अवस्था, ये भी नहीं। प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ये बिल्कुल सही आंसर है। बच्चे जो भाषा सीखने की सेंसिटिव एज होती है वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था, जिसको 6 से 8 साल बोला जाता है। बाल्य अवस्था को 5 to 6, 12 या 6 to 12 माना जाता है। तो 6 से जो 8 होता है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, 8 से 10 कौन होता है? ये मध्य बाल्य अवस्था, और 10 से 12 उत्तर बाल्य अवस्था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, हमने अपने कई वीडियोस में एक चीज़ बोला है कि परिवार ये बच्चे की समाजीकरण में 2 तरह की चीज़ों का योगदान होता है। एक होता है प्राइमरी, एक को बुलाता है, एक को बुलाता है सेकेंडरी। अब देखिए, प्राइमरी में हमने बोला था एफ होता है, फैमिली एंड फ्रेंड होता है। अब देखिए, फैमिली जहाँ भी होगा वो प्राइमरी में होगा, और फ्रेंड जहाँ होगा वहाँ प्राइमरी। बाकी दुनिया का कोई भी चीज़ जहाँ से बच्चे का समाजीकरण होता है वो क्या है? सेकेंडरी है। तो इसमें बोला है कि डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय कारक है। तो फर्स्ट जहाँ होगा, देखिए परिवार है, इसको काट देना है। अभिभावक भी परिवार में ही है, काट देना है। परिवार काट देना। ऑप्शन कौन सा बचा? तीसरा, स्कूल और धर्म। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बड़ा ही मज़ेदार सवाल है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? मतलब कंजर्वेशन का ज्ञान बच्चे को किस स्टेज में आ जाता है? तो देखिए, कंजर्वेशन किस चीज़ को बुलाता है, इसके लिए पियाजे का आपको थ्योरी पढ़ना है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता देते हैं। कंजर्वेशन हुआ, सीरिएशन क्रम में लगाना जिसको बुलाता है, ट्रांजिटिविटी, उसके अलावा आपका वो ट्रांजिटिविटी, फिर रिवर्सिबिलिटी, सेंट्रिज्म, ये सारा खूबी किस में आता है? थर्ड स्टेज में आता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट जो होता है उसको वो बोलेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। अब अभी हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कुछ खूबी बताया, उसी पर एक क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? हमने नहीं को इसलिए इंडिकेट कर दिया क्योंकि नेगेटिव है। मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का बच्चा निम्न में से क्या नहीं करेगा? हमने कहा सीरिएशन करेगा, तो ये तो करेगा। ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता हो, नहीं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को अब्स्ट्रैक्ट टाइप का सवाल जिसमें अमूर्तता हो ये नहीं देनी चाहिए।
और नेगेटिव मांग रहा था, इसलिए ऑप्शन 2 सही होगा। देखिए, कर्मितता करने का कार्य मतलब सीरेशन करने देना, ये क्लासिफिकेशन है, सीरेशन और मूर्त संसाधन मतलब कंक्रीट, तो ये तीनों उसमें होता है। चलेंगे नेक्स्ट दोस्तों, सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है पियाजे और वाइगोत्स्की। देखिए, ये सवाल वाइगोत्स्की का है। 4 से 5 साल के उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है ये? तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये प्राइवेट स्पेस है, और पियाजे के अनुसार ये अहम केंद्रिता, जिसको ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उनकी नहीं, ये तो पियाजे के अनुसार होता है। उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा नहीं डालता है, उसमें दिशा देता है उसको। उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन 4 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 4 में है उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद देता है, बिल्कुल सही। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? अगर आपने वाइगोत्स्की का थ्योरी पढ़ा है अच्छे से, तो आपको उसमें 3 चीज़ मिलेगा, सोशल, उसके अलावा एक लैंग्वेज और एक कल्चर। यही 3 पर इस वाइगोत्स्की का थ्योरी सोशल, कल्चर और लैंग्वेज पर ही है। तो किसने कहा कि सांस्कृतिक और सामाजिक के बिना नहीं हो सकता? तो लेव वाइगोत्स्की। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों, सीटेट के लिए आपको लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है वो इन्होंने 3 स्टेज दिया था। उनका पहला स्टेज था प्री एडोलेसेंस, जिसको हम लोग पूर्व प्री कन्वेंशनल, और दूसरा उन्होंने कहा था कन्वेंशनल, और एक कहा था पोस्ट कन्वेंशनल। 3 स्टेज को उन्होंने दिया, 3 स्टेज बताए थे, जिसके 6 लेवल उन्होंने बताया। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति ये तर्क कर देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है? तो बच्चा जब प्री एडोलेसेंस में होता है, प्री कन्वेंशनल में होता है, तो उसको ये लगने लगता है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं, ये समाज ही तय कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये किस लेवल में उन्होंने कहा है? तो दंड और आज्ञा पालन में ऐसा नहीं है। ये किस में है? अच्छा लड़का लड़की में भी नहीं है। अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास है, मतलब ये ये सेकेंड स्टेज में है, जिसको ये सेकेंड स्टेज एडोलेसेंस जिसको बोला जाता है, कन्वेंशनल जिसको बोला जाता है, उसमें है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, मतलब समाज में जो है कानून को बनाए रखना। और ये सार्वभौमिक होता है, ये सबसे लास्ट होता है, एडोलेसेंस में जाके हाइपोथेटिक आता है। तो आज चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करता है? आपने इसके लिए गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ा होगा। उन्होंने उसमें गणित के बारे में बताया था कि गणित जिन बच्चों की अच्छा होगा उनमें एक बुद्धि पाया जाएगा। तो गणित जिन लोगों का अच्छा होगा उनमें क्या पाया जाएगा? मानवीय अस्तित्व नहीं, इसके लिए वो एक उन्होंने अलग बुद्धि दिया है। ध्वनि ताल भी नहीं, स्थान और पैटर्न नहीं, इसके लिए स्पेशल दिया है। तो समस्याओं को तर्कपूर्ण मतलब समस्याओं को लॉजिक लगाकर सोचना और मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करना, ये तार्किक गणितीय बुद्धि में आता है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रोग्रेसिव क्लास है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? अंत क्रिया वो संवाद द्वारा होना चाहिए, बिल्कुल। बच्चे को इंटरेक्ट करके एक दूसरे से बात करके होना चाहिए। शिक्षकों से अधिगम करता हूँ तो एक तरफा तो नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय भी नहीं, सक्रिय होना चाहिए, केवल नहीं होना चाहिए। आसानी से हो जाएगा 1 नंबर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए? ये तो पक्षपात हो जाएगा, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, इसलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आएगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि लड़कियां गणित में अच्छा नहीं कर सकती तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो पहला गलत है। लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता, समझने की जो है ये गलत कर दी है, समझने की होगा।
अनुवांशिक क्षमता नहीं होती, ये भी बिल्कुल गलत है। ऐसा कई कोई कोई बात ऐसी नहीं है। तो ए और आर दोनों गलत है। यहाँ कह रहा है दोनों सही है, यहाँ भी दोनों सही कह रहा है, यहाँ कह रहा है ए सही है आर गलत है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें दोनों गलत की बात कहा है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो भाषा के संदर्भ में NEP, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। NEP 2020 एक क्वेश्चन यहाँ से हर हालत में रहेगा। तो इसमें बहुभाषावाद जो NCF 2005 भी कह रहा था उसी पर बल दिया है। बाकी एक भाषावाद नहीं कहा है, पूरे देश में अंग्रेजी भी नहीं कहा है, न पूरे देश में हिंदी कहा है। तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? जब आप बच्चों का असेसमेंट करेंगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा? अधिगमकर्ताओं में असफलता नहीं, ये डर पैदा करना नहीं है बच्चों में, नहीं तो बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना भी नहीं है, क्योंकि बच्चों को अगर आप असेसमेंट के जरिए शर्मिंदा करेंगे तो हो सकता है कि वो स्कूल छोड़ दे। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना नहीं, तुलना करना ही नहीं है। मान लेते हैं कोई बच्चा है, दो बच्चा है, आप बोलेगा कि राम बहुत अच्छा करता है, तुम क्यों नहीं करते हो? तो अब मान लेते हैं ये श्याम है, तो इसको ये हो जाएगा कि हम शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि राम बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये बच्चा जो श्याम है वो खुद से क्या डिमोटिव होने लगेगा। तो आपको बच्चों की तुलना नहीं करना है। तो तीनों गलत है। और ऑप्शन 4 में है अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना, बिल्कुल सही। असेसमेंट जब आप बच्चों का करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हम बच्चों को जो है खोजने में मदद करें, बच्चे जहाँ गलती कर रहा है उस गलती को ठीक करने में मदद करें, हमारा उद्देश्य ये होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल जो होता है थिंकिंग को बढ़ावा देगा? क्रिएटिव थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग को कौन बढ़ावा देगा? किस टाइप का क्वेश्चन देगा? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ। नहीं, ये जो है ये ठीक ठाक है, लेकिन आरेख बनाने से किसी भी बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग का आपको पता नहीं चलेगा। ये तो गुनाह करने वाला है, गुनाह करने से तो होगा नहीं। अब किसी बच्चे को ये सवाल कीजिएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये एक फैक्ट है, तो ये तो होगा नहीं। इसका मतलब तीनों गलत है, तो चौथा सही होगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। यस, ये होगा आंसर कि शहरीकरण जो होता है और वैश्वीकरण जो होता है वहाँ सामाजिक स्तर मतलब वहाँ जो होता है उसके वहाँ के लोग इकोनॉमिकली कैसे जीते हैं, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या होती है, उस पर अलग अलग प्रभाव का आप विश्लेषण करें। तो इससे क्या होगा, बच्चे का जो है सोच का पता चलेगा। तो 4 इज़ द राइट आंसर। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? जो होता है व्यक्तिगत, सब बच्चे की हमको ध्यान में रखना है कि कौन बच्चा, कोई हो सकता है बच्चा कम जानता हो, कोई ज़्यादा जानता हो, तो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखना है। तो अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा नहीं करना है। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर संचय करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चे जो पहले से जानते हैं हमें उसको शामिल करना चाहिए उनके नए ज्ञान में जो हम सिखाएंगे। आकलन है तो एक समान तरीका अपनाना नहीं है, सभी के लिए स्टैंडर्ड भी पाठ्यचर्या नहीं हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक समावेशी जो कक्षा होता है उसमें क्या होता है? विद्यार्थी ज्ञान निष्क्रिय नहीं होता है, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, बिल्कुल सही। समावेशी कक्षा में अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक से बच्चे आते हैं और वहाँ सब एक समतापूर्ण तरीके से मतलब एक जैसा, कोई ऊंच नीच नहीं सीखते हैं, बिल्कुल सही है। तो अब बाकी है प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। बाद विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर तो होता ही नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में RTE मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई? दोस्तों RTE 2009 में खंड 12 में मुख्य रूप से प्राइवेट स्कूल में बच्चों का आरक्षण के लिए बात की गई थी। तो सेकंड इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हमारे प्ले लिस्ट में इसका
एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ का कोई बच्चा गणित में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो कौन सा गणित में नहीं कर पा रहा है, मतलब कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा? डिस्कैलकुलिया। ग्राफिया आपका हो गया लिखने से संबंधित, ग्राफ जो आता है डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, और डिस्पैरेक्सिया जो होता है वो क्या होता है? जिन बच्चों को मोटर स्किल से संबंधित परेशानी होती है उनको डिस्पैरेक्सिया, मतलब वो शरीर की गामक कौशल जो होता है उनमें परेशानी होती है, तो वो होता है डिस्पैरेक्सिया। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? तो अलग अलग टाइप के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग सोच के बच्चे आ रहे हैं, समाज के बच्चे आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। इसमें तो ये इजी क्वेश्चन है। बैठने की निश्चित व्यवस्था गलत है, स्टैंडर्ड भी गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है? पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो शिक्षा होनी ही नहीं चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी रणनीति है? तो देखेंगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको उनकी आवश्यकता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। उन्हें बहुत ही सरल कार्य देंगे तो उनकी प्रतिभा का पता नहीं चलेगा। उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च कार्य सौंपने हैं, बिल्कुल सही। उनको ऐसे कार्य देना है जिससे उनकी प्रतिभा का पता चले। जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय तो देना ही नहीं है, क्योंकि उससे उसकी प्रतिभा का पता ही नहीं चलेगा। चौथा ऑप्शन है उनकी सफलता की, देखिए अब जब प्रतिभाशाली बच्चा है उनसे सफलता की कम उम्मीद रखेंगे, ये तो होगा नहीं। तो चलेंगे। विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? मतलब बच्चों में जो है अधिगम पॉजिटिव हो, अच्छे से हो, एक्टिवली हो, उसके लिए क्या करना है? संकल्पना मानचित्रित, इसमें किससे बचना चाहिए? मतलब नेगेटिव ढूंढने बोल रहा है, नेगेटिव ढूंढने बोल रहा है, तो नेगेटिव हम ढूंढेंगे। ये तो हमारा पॉजिटिव है। खोजिए अधिगम भी पॉजिटिव है। सहज अनुमान लगाना सही है। निष्क्रिय नकल, बच्चा अगर डीएक्टिव होकर नकल करेगा तो क्या सीखेगा? तो 4 इज द राइट आंसर। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? जो मीनिंगफुल लर्निंग कराना है तो संदर्भ में होना चाहिए था, तो गैर संदर्भ तो गलत है। उद्दीपन प्रतिक्रिया, ये भी बिल्कुल गलत है। रटकर तो होगा नहीं, तो क्या एलाबोरेशन या विस्तारण जो होता है। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या है, इसमें कूट दिया हुआ है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। ये हमको जानना चाहिए जब हम क्लास में जाएंगे और जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे एक नया सब्जेक्ट, तो हम पहले जानेंगे कि बच्चे पहले से क्या जानते हैं। सही है। सामान्य भ्रांतियाँ, बच्चे के अंदर क्या भ्रांत है, क्या डर है, उसको भी जानेंगे। उसे विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएँ, ये भी बिल्कुल सही है कि विषय जब हम सिखाएंगे तो पूर्व में क्या है नहीं है, क्या जाना है नहीं जाना है, उनकी अपेक्षाएँ। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, बिल्कुल सही है। बच्चे कैसे पढ़ना पसंद करते हैं, तो 1, 2, 3, 4 सही है। देखेंगे 4 किस में है। पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, और तीसरा में नहीं है, चौथा में है। 4 इज द राइट आंसर। सीखने के लिए संरचनात्मक उपगाम के द्वारा निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया जाता है? कंस्ट्रक्टिविस्ट का कहना था कि बच्चे कैसे सीखते हैं? पूछताछ करके, एक दूसरे से सीखते हैं। तो यही है कंस्ट्रक्टिविस्ट, संरचनात्मक। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बाकी रटकर याद करना होगा नहीं। व्याख्यान विधि तो होता भी नहीं है बच्चों के लिए, खासकर प्रतिपादक भी नहीं। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वे विद्यार्थियों के बीच किस तरह की कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? तो क्या मेटा कॉग्निटिव इसको बोला जाता है। जब बच्चे जो है ज्ञान को थोड़े थोड़े करके सीखते हैं और अपने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसको मेटा कॉग्निटिव बोला जाता है। अधिसंज्ञानात्मक, शब्दार्थ ये सब तो होता नहीं है। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में, देखिए भागों की बात यहाँ कहा है, यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है? जब उसको आप डिवाइडेड कर देंगे, भागों में कर देंगे, तो क्या होगा? खंडीकरण। बाकी समावेशन, जिसको एसिमिलेशन बोला जाता है, ये
पियाजे का थ्योरी से संबंधित है, जिसमें एक नई स्कीमा एसिमुलेशन मतलब होता है क्या, नई स्कीमा ऐड करना, जोड़ना नहीं होता है, एक स्कीमा को ऐड करना होता है जो, तो उसको एसिमुलेशन बुलाया जाता है। नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से पढ़े जाना, परिणामों को मूल्यांकन करना निम्न में से किसका महत्वपूर्ण भाग है। तो क्या नए स्पष्टीकरण तैयार कर रहे हैं, फिर हम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियम को सरल भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए होगा। तो थर्ड इज द राइट आंसर। तो जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन रहा है। शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा मतलब इग्नोर करना चाहिए। तो बात सही है, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है, तर्कहीन चिंतन नहीं, भ्रांतियाँ जो है अत्यंत गलत नहीं होती है। तो ये तो दो गलत कर रहा है, लेकिन एक पर ध्यान देंगे। शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को उपेक्षा मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा, ये ए और आर दोनों गलत है। तो देखेंगे किस ऑप्शन में है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं कि यहाँ है, यहाँ भी गलत है। ऑप्शन 4 में है, दोनों सही है, तो ये सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। समवेग जो इमोशनल होता है उससे संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं। तो जो समकालीन साइकोलॉजिस्ट हैं वो लोग कह रहे हैं कि इमोशन और जो संवेग होता है और संवेग और संज्ञानात्मक जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से गुथे होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होता है, गुथे होता है। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है, आप जैसे देख रहे हैं ये 30वां नंबर का क्वेश्चन है। विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य कैसा हो, उनके वास्तविक दुनिया से जब कार्य जुड़ा होगा तो बच्चे क्या करेंगे, सीखने में एक्टिवली क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ जाएगी। तो सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप जुड़े रहें। यहाँ आपको सीटेट शुरू हुआ है 2011 में, वहाँ से लेकर 2022 तक सभी प्रीवियस ईयर को हल कराया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। अब बस आपको इतना करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपको 2011 से 2022 तक सभी प्रीवियस मिलेगा, चाहे वो EVS हो, CDP हो, मैथ्स हो, हिंदी और उर्दू, सारे लैंग्वेज सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।